हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 52 और यही से इस सीरीज का सीजन 2 स्टार्ट होता है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग ने प्रिंसेस के पॉइजन को क्योर कर दिया, मगर सीड ऑफ नॉलेज की वजह से उसकी मेमोरीज लॉस हो गई, जिस वजह से वो एफिंग को अपना चाचा बोलने लगती है। एफिंग उसकी मेमोरीज को वापस लाने के लिए खास ट्रेजर की तलाश में था और इसी के चलते वो साइलेंस ऑफ सोलनेस में पहुँच गया। वहाँ पर कई सारे एशिस के डीमंस को खत्म करते हुए उसकी मुलाकात लिनशाओ नाम की बच्ची सी हो गई, जो कि एक मैजिकल वेपन थी और जीलांग नाम का बंदा उसे कठपुतली जैसा यूज कर रहा था। मगर एफिंग और उसके साथी लिनशाओ को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी एफिंग ने यूचिन की मदद से जीलांग के साथ फाइट भी की, मगर मौका मिलते ही जीलांग वहाँ से भाग गया। अब आगे तो हम देखते कि ऐश रॉक वैली में कुछ डिसाइपल केव में जाने के लिए बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। उनका सीनियर कह रहा था कि यहाँ जो भी खजाना मिलेगा हम सब बांट लेंगे, इसलिए भाइयों अपनी पूरी ताकत लगाकर इस बैरियर को तोड़ दो। मगर तभी वो बंदा अचानक से आग की चपेट में आ गया, जिसे देखकर उसके साथी बहुत डर गए थे। वो कहते भाई आपको ये क्या हो रहा, और फिर उसके पीछे पीछे उन सभी की बॉडी में भी आग लग गई और थोड़ी देर में वो जलकर राख हो गई। वही दूसरी तरफ हम दो डिसाइपल्स को देखते हैं जो ट्रेजर के लिए फाइट करने में बिजी थे, मगर उन दोनों में भी अचानक से आग लग गई और वो जल के राख हो गई। वहाँ पर हम टियान को देखते हैं। वो इन लोगों को जलता हुआ देखकर समझ गया था कि शायद रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। वो कहता है कि मुझे जल्दी अपना अगला स्टेप उठाना होगा और तभी उसे जीलांग का ईवल क्रो दिख जाता है, जिसे उसने तुरंत ही अपने पास बुला लिया था। वो कह रहा था कि ब्लड क्रो तो थर्ड लॉर्ड का है, मगर मैं उसे मेरे रास्ते में नहीं आने दूंगा, और अब उस ब्लड क्रो को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो कह रहा था कि इस बार मेरे पास एक खास आर्टिफैक्ट है जिसकी मदद से मैं एफिंग को खत्म कर सकता हूँ, लेकिन एफिंग प्लीज तब तक मरना मत। वही दूसरी तरफ हम एफिंग को देखते हैं जो जीलांग की तलाश में जंगल में भटक रहा था और तभी वो पूरी जगह शेक होना शुरू हो जाती है। एफिंग समझ गया था कि अब यहाँ पर लैंडस्लाइड होने वाली है, साथ ही वहाँ मौजूद माउंटेन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। तो एफिंग समझ जाता है कि यहीं पर जीलांग छुपा होगा। अब उस माउंटेन से एक कोल्ड्रन बाहर आ जाती है। एफिंग उसे देखते ही पहचान लेता है कि ये साइलेंस ऑफ सोलनेस है, इसका मतलब था बिना सोल वाला वेपन। वही दूसरी तरफ जीलांग उसी कोल्ड्रन के इंतजार में था। दरअसल जंगल में जितने भी लोग मरे थे उनका सारा एसेंस इसी कोल्ड्रन ने रिफाइन कर लिया। अब जीलांग उसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, मगर तभी उस पर डाउ एलिमेंटल पियर्सर से अटैक हो गया तो जीलांग तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो कह रहा था कि एफिंग मुझे पता था सारी दुनिया जलकर राख होगी, मगर तुम उसमें भी सरवाइव करोगे। चलो कोई नहीं, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खत्म कर दूंगा। मगर एफिंग तो अपनी ही मौज में था। वो अपने कान साफ करते हुए कह रहा था कि यार तुम्हारी बातें तो मेरे कानों में चुभती रहती है, पता नहीं इतनी बोरिंग बातें तुम कैसे कर लेते हो। खैर मुझे तुम्हारे जैसा मुंह चलाना नहीं आता, मैं तो बस एक्शन करता हूँ। और अब एफिंग उस पर हमला करने चला गया, मगर जीलांग ने अपनी कोल्ड्रन से एफिंग पर अटैक कर दिया था तो एफिंग तुरंत ही साइड में हट जाता है। जीलांग कह रहा था कि देख लेना थोड़ी देर में तुम्हें एहसास होगा कि तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है। और अब वो कोल्ड्रन शेक होते हुए एफिंग पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसे एफिंग यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए डॉज कर रहा था। और तभी वो कहता है कि यार तुम्हारी टेक्निक तो बहुत बकवास है, चलो अब नया कुछ ट्राई करते हैं। अब वो सीधे जाकर उस कोल्ड्रन में अपनी पावर्स डालना शुरू कर देता है, मगर वो कोल्ड्रन तुरंत ही पीछे हट गई और ये देखकर जीलांग कह रहा था कि तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, चलो अब अटैक करने की बारी मेरी है। और अब वो उस कोल्ड्रन को हुक्म देता है तो कोल्ड्रन सीधे जाके एफिंग को अपने अंदर ट्रैप कर चुकी थी। जीलांग कह रहा था कि एफिंग अब अंदर मजे करो, तुम्हें मार के एक बहुत बड़े काम को अंजाम दिया जाएगा, इसलिए तुम्हें खुद की मौत पर भी नाज होना चाहिए। इधर एफिंग पर उस फर्नेस के अंदर अटैक होना शुरू हो गए थे। उसमें मौजूद टाओ ची पावर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव थी और अब वो कोल्ड्रन अपने हाथ बनाकर एफिंग को कैच करने की कोशिश करती है, मगर एफिंग डाओ की पावर का यूज करके उसे काट रहा था। वैसे तो डाओ ची पावर बहुत ही ज्यादा शार्प होती है, मगर फिर भी वो कोल्ड्रन हार नहीं मानती। वो तो बस एफिंग को निगलने की फिराक में थी। और तभी एफिंग को यूचिन की आवाज आती है। वो कह रही थी कि ये जगह तो बहुत बेकार है, मगर फिर भी तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। मुझे तो ऐसे अंधेरी जगह में रहने की आदत है, बेहतर होगा कि अब तुम भी इसे आदत बना लो। वो क्या है ना, जगह बदलना बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, जिस पर एफिंग कह रहा था कि कोई जगह मुझे ट्रैप नहीं कर सकती, क्योंकि मुझ में उस जगह को चेंज करने की एबिलिटी है और शायद वो तुम में बिल्कुल नहीं। जिसके बाद वो अपनी डाओची का यूज करते हुए वहाँ मौजूद टाओ एरीज को एक्टिवेट कर देता
देता है। वहाँ पर कई सारे फॉर्मेशंस थे जो एफिंग ने जिलांग से मिलने से पहले ही सेटअप किए थे, जिसे देखकर यूजिन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई। वो कह रही थी कि फॉर्मेशन तो तुमने ऑलरेडी सेटअप किए और अब डाओ की पावर को उसमें मिला रहे हो। अब तो तुम आसानी से स्क्वाड्रन से बाहर जा सकते हो। उधर बाहर जिलांग तुम्हें रिफाइन करने के सपने देख रहा है। उसके तो सारे सपने टूट जाएंगे। और वाकई बाहर मंजर भी कुछ वैसा ही था। जिलांग हंसते हुए कोल्ड्रन में अपनी पावर्स डाल रहा था। वो कह रहा था एफिंग, मेरे ख्याल से अब तक तो तुम पूरी तरह से रिफाइन हो चुके होंगे। तुम्हें तो पता ही नहीं कि मैंने तुम्हें खत्म करने में कितनी सारी मेहनत की है। अब तो मुझे टाओइस्ट मास्टर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। मगर तभी उस कोल्ड्रन से गोल्डन लाइट रिलीज होना शुरू हो जाती है। अभी गोल्डन रोशनी तो जिलांग की थी ही नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब वो कोल्ड्रन के पास जाकर उसमें अपनी पावर डालना शुरू कर देता है, मगर तभी वो कोल्ड्रन ओपन हो गई और जिलांग उसके प्रेशर से ही बहुत दूर जाके पटक जाता है और उस कोल्ड्रन का ढक्कन भी उसके पास ही आके गिर गया था। साथ ही जिलांग को फील होता है कि कोल्ड्रन के साथ उसका जो कनेक्शन था वो अब कट ऑफ हो चुका है। वह एफिंग कोल्ड्रन से बाहर आ गया था। वो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि तुम्हें गिरता हुआ देखकर मुझे बहुत मजा आया। चलो अब काम की बात करते हैं। ये आर्टिफैक्ट मुझे चाहिए और इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ इसका कनेक्शन कट ऑफ किया। चलो अब मुझे बता दो कि तुम्हारा 9 हेवंस लोगों की ट्रेजर और आर्टिफैक्ट को जमा क्यों करता है। मैं शुरू से देखता आया हूँ कि तुम हमेशा लोगों को मार के उनकी पावर्स को छीन लेते हो। अब बता भी दो कि तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम ऐसी कौन सी चीज हासिल करना चाहते हो। अब एफिंग के सवाल सुनकर जिलांग हंस रहा था। वो कहता है चलो एक बात तो तुमने साबित कर दी कि जीनियस लोगों को भी कुछ चीजें पता नहीं होती और अब तो तुम इस सवाल के साथ ही मरने वाले हो। अब इससे पहले कि जिलांग एफिंग पर अटैक करे, एफिंग उसकी सारी पावर को खींच रहा था। अब एफिंग बार बार उसे उनके टारगेट के बारे में पूछ रहा था, लेकिन जिलांग जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर एफिंग भी कंफ्यूज हो गया। और अब जिलांग दोबारा से साइलेंस ऑफ सोलनेस को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था एफिंग, मैं इस आर्टिफैक्ट का मास्टर हूँ, इसीलिए तुम इसे छीन नहीं सकते। और अब उसने उस पूरी जगह में आग लगा दी थी। वो कह रहा था कि तुम सभी लोग मेरे मास्टर की ड्रीम को पूरा करोगे, जिसके बाद उसी आग में जल के राख हो गया और अब वो कोल्ड्रन भी हवा में फ्लोट करने लगती है। दरअसल एफिंग ने उसके अंदर अपने फॉर्मेशन छोड़ रखे थे, जो कि अब ब्रेक हो जाती है। एफिंग कह रहा था कि इस पागल बंदे ने मेरे फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अपनी जान दे दी और अब वो फॉर्मेशन बड़ी तेजी से स्पिन हो रही थी। और अब एफिंग को समझ आता है कि वो कोल्ड्रन दरअसल लिनशाओ थी। उसके अंदर जंगल की पूरी स्पिरिचुअल पावर मौजूद थी, जिस वजह से लिनशाओ को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तो एफिंग तुरंत ही गॉडलॉक सोल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। उसे लग रहा था कि इससे लिनशाओ की तकलीफ कम होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। अब उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है। इतनी तकलीफ में होने के बावजूद भी लिनशाओ एफिंग को बता रही थी कि भाई आप यहाँ से चले जाओ, आप मुझे बचा नहीं सकते। और अब वो पूरी तरह से जल की राख होने की कगार पर थी और अब वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिससे कई सारे फायरबॉल रिलीज हो रहे थे, जो कि सीधा जंगल पर बरस रहे थे। वहीं पर हम एफिंग की टीम को देखते हैं। जियांग बता रही थी कि जिलांग एक नंबर का कमीना था। उसने मरने से पहले स्पिरिट वेपन को भी डैमेज कर दिया। उसने जब चाहे तब लिनशाओ की पावर का यूज किया और सारी जंगल की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और अब वही एनर्जी इस जंगल को बर्बाद कर रही है। मगर एफिंग ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो लिनशाओ से कह रहा था कि मैं तुम्हें हील करूंगा। इधर जियांग एक शील्ड बनाकर उस खतरनाक अटैक से अपनी टीम को बचा रही थी। वो कह रही थी कि ये जगह पूरी तरह से ब्लास्ट होने वाली है, तो हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन शुआन उससे कहती कि मैं एफिंग को छोड़ के कहीं नहीं जा रही। होंगलियान भी एफिंग के लिए परेशान थी। तभी जियांग उन्हें समझाती कि एफिंग बहुत स्ट्रांग है, उसके पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, इसीलिए उसे हमारी मदद की कोई जरूरत नहीं। और तभी वहाँ पर लियुआन पवेलियन का मास्टर यानी कि यून के फादर आ गए थे। वो शुआन से पूछ रहे थे कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और एफिंग कहाँ पर है। बाद में उनकी नजर जियांग और वांगलियो पे गई, तो शुआन को इनके बारे में भी पूछने लगती है, जिस पर वो कह रही थी कि अभी इंट्रो देने का वक्त नहीं है, हमारे लिटिल मास्टर माउंटेन पर है और मेरे ख्याल से उनकी जान खतरे में है, तो हम सब ने मिलकर उन्हें बचाना होगा। आपके लोग भी हमारे साथ चल सकते हैं। मगर वो कहती कि एफिंग तो उस माउंटेन पर है ही नहीं, तुम सभी लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम सबको यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ रुकना सेफ नहीं। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो एफिंग को बचाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं।
वहीं दूसरी तरफ एफिंग जिस माउंटेन पर था वो पूरा जल के राख हो गया। मगर एफिंग को तो बस लिन शाओ की फिक्र थी, उसे बचाने के लिए बेताब था। अब वहाँ पर डार्क एनर्जी का एक बवंडर बन जाता है और बेचारी लिन शाओ उसमें तड़प रही थी। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर एफिंग को बहुत बुरा लग रहा था और तभी लिन शाओ ने अपनी एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दी, जिससे उस पूरी जगह पर तूफान आ गया था। तो एफिंग उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है और लिन शाओ उस पर जबरदस्त अटैक किए जा रही थी। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि एफिंग उसका दोस्त है। इधर एफिंग उसके अटैक से जैसे तैसे बचते हुए उसके पास पहुंच जाता है। उसने जाते ही लिन शाओ के अंदर अपने पावर्स डालना शुरू कर दी, जिससे वो डार्क एनर्जी रिलीज होना बंद हो गई और अब तो उसकी तकलीफ भी कम हो गई थी। इधर यूचिन एफिंग से कह रही थी कि पता नहीं तुम इस स्पिरिट वेपन को रिपेयर क्यों करना चाहते हो, तुम तो सीधा उसे रिफाइन भी कर सकते थे। यानी कि वो एफिंग को लिन शाओ को एज ए वेपन यूज करने के लिए सजेस्ट कर रही थी और उसकी बातों से एफिंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं, इसलिए तुम दखल ना ही दो तो बेहतर होगा। अब एफिंग उसके माथे पर टच करके उसमें क्या प्रॉब्लम है उसका पता कर रहा था और तभी उसे पता चला कि लिन शाओ के माथे में तो ब्लैक क्रो है। इसलिए एफिंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस ईवल कौवे को बाहर खींच लेता है। दरअसल ये हरकत जीलांग की थी। उसने मरने से पहले लिन शाओ को डैमेज कर दिया ताकि और कोई लिन शाओ को अपना वेपन ना बना पाए, खासकर एफिंग। इधर एफिंग को तो जीलांग की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अब एफिंग ने उस कौवे को तुरंत ही मार डाला और उसके मरते ही लिन शाओ भी अचानक से शांत हो गई। अब वो सीधे नीचे गिर रही थी मगर एफिंग उसे पकड़ लेता है। उसे लिन शाओ की बॉडी में अभी भी कुछ गड़बड़ फील होती है और एफिंग का ये शक बिल्कुल सही था क्योंकि लिन शाओ की बॉडी एशेस में बदल रही थी। तब तक यूजिन भी बाहर आ जाती है। वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम इसे बचा नहीं सकते, इसके लिए काफी देर हो गई है, इससे अच्छा तो तुम इसे रिफाइन कर लेते, मगर तुम तो मेरी बातों को हर बार इग्नोर कर देते हो। जिसके बाद वो कह रही थी कि बेचारी इस बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ, उस जीलांग ने इसे बहुत टॉर्चर किया, इतनी तकलीफ दी कि ये डिवाइन वेपन होने के बावजूद भी उसे झेल नहीं पाई। खैर आसान वर्ड में बता देती हूँ कि तुम इसे बचा नहीं सकते। जिस पर एफिंग कह रहा था कि मेरे पास एक ट्रिक है मगर पता नहीं वो काम करेगी या नहीं। जिसके बाद वो लिन शाओ को उठाकर अपनी स्पिरिट फॉर्म को समन कर लेता है। जिसके बाद एफिंग अपनी सारी पावर का यूज करते हुए उसे हील करने की कोशिश कर रहा था। यूचे ने देखकर हैरान हो गई। वो कहती अरे यार पता नहीं तुम गिव अप क्यों नहीं कर रहे, मैं तुम्हें 1000 बार बता चुकी हूँ कि तुम इसे हील नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से तुमने उसे गुड बाय बोल देना चाहिए। लेकिन एफिंग तो उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था और तभी एफिंग की स्टोरेज बैग में से एक सोल पिल अपने आप बाहर आ गई। दरअसल ये पिल लिन शाओ के मास्टर की सोल रिमेन्स थे। जब एफिंग ने उसे मारा था तब ये रिलीज हुई थी और अब वो पिल अपनी पावर्स लिन शाओ में डालना शुरू कर देती है। एफिंग के साथ साथ लिन शाओ को अपने मास्टर भी नजर आ रहे थे और उन्हें देखकर लिन शाओ अपनी पास्ट मेमोरीज में चली गई जहाँ पर कुछ बंदे लिन शाओ पर हमला करने आ गए थे मगर उसका मास्टर तुरंत ही उन्हें खत्म कर देता है। वो कह रहा था कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे लोग बार बार तुम्हें लेने आएंगे। पहला तो मुझे लगा था कि तुम्हारा एक डिवाइन वेपन होना अच्छी बात है मगर अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम्हारी यूनिक होने की वजह से इतने लोग तुम्हें कैप्चर करना चाहते हैं। मगर उसकी कही बातें लिन शाओ के पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। जिस पर वो कहती कि मास्टर मैं भी आपको परेशान नहीं करना चाहती। तो कह रहा था कि मैंने 1000 बार तुम्हें बोला है कि मुझे मास्टर नहीं बल्कि बड़े भाई बुलाओ। तो पूछती कि भाई आखिर इतने सारे लोग मुझे पकड़ने क्यों आए थे। तो उसके साथ मजाक करते हुए बता रहा था कि तुम बिल्कुल किसी की बात नहीं मानती, मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे भाई बुलाओ मगर तुम फिर भी मुझे मास्टर कहती रहती हो और इसी वजह से वो लोग तुम्हें अरेस्ट करने आए थे। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई है ना वो तुम्हें बुरे लोगों से बचा लेगा। जिस पर लिन शाओ कहती कि मुझे तो आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, आप हमारे सेक्ट के सबसे कमजोर मास्टर हो। दरअसल लिन शाओ भी उसके साथ मजाक कर रही थी और उसका भाई उसे बता रहा था कि याद रखना तुम्हारा भाई कोई आम इंसान नहीं, मैं भले ही जल के राख ही क्यों ना हो जाऊँ मगर फिर भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो कहती भाई आप ना बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हो मगर आप चाहे कुछ भी बताओ मैं आपकी बातों में नहीं आने की। और अब उनकी ऐसी ही मस्ती चल रही थी। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। उसका भाई लिन शाओ के सामने था। वो कह रहा था कि नन्ही शैतान मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तो चलो अब वो वक्त आ चुका है। अब उसकी सारी पावर लिन शाओ की बॉडी में जा रही थी और धीरे धीरे उसकी बॉडी गायब होना शुरू हो जाती है। लिन शाओ रोते हुए कह रही थी कि भाई आप तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो और ना ही अब बाकी मास्टर जैसे स्ट्रॉन्ग हो। तो कहते हैं चुप करो मैं सबसे बेस्ट हूँ, समझ गई तुम। जिसके बाद वो पूरी तरह से गायब हो गया। लिन शाओ उसके गले लगना चाहती थी मगर
और उसे तो मौका ही नहीं मिला, इसलिए लिनशा और ज्यादा रोने लगती है। गाइस, ये इस सीरीज का आज तक का सबसे इमोशनल सीन था। एक मास्टर और डिसाइपल का खूबसूरत रिश्ता हमें देखने को मिलता है। और अब लिनशा उस विजन से बाहर आ जाती है तो एफिंग ने तुरंत ही उसे अपने गले लगा लिया। वो उसे समझा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एफिंग देखता है कि लिनशा के मास्टर की पिल ने उसे हील करके अपना काम कर दिया था। यूजिन तो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। वो कह रही थी कि अच्छा हुआ एफिंग ने मेरी बात सुन के गिव अप नहीं किया, नहीं तो ये डिवाइन वेपन डिस्ट्रॉय हो जाता। साथ ही वो लिनशा के मास्टर की भी तारीफ कर रही थी, जिसने अपनी सोल बर्न करके लिनशा को बचा लिया। और तभी लिनशा की बॉडी से स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होना शुरू हो जाती है। उसकी बॉडी से स्पिरिचुअल चेन्स बाहर आ गई थी, जो एफिंग को उसके साथ जोड़ने लगती है। दरअसल ये लिनशा का इम्पीरियल स्पिरिट था। एफिंग यूजिन से पूछ रहा था कि ये सब क्या है, तो यूजिन उसे बताती है कि ये एक रिश्ता है, इसे कम मत समझना। जिस सोल ने लिनशा को ठीक किया है वो उसका मास्टर था, तो ये लिनशा और उसके मास्टर के दरमियान का बॉन्ड है। अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लो तो तुम लिनशा के मास्टर बन जाओगे, फिर तो तुम उसे जैसे चाहो वैसे कंट्रोल कर सकते हो। मगर याद रखना, लिनशा अभी भी मेंटली ठीक नहीं हुई। अगर इसी दरमियान उसे एक और मास्टर मिल गया तो पता नहीं उसे कैसा फील होगा। इधर एफिंग लिनशा को ही देख रहा था। वो कहती कि बड़े भाई आप मेरे मास्टर बन जाओ, मगर एफिंग उस बॉन्ड को तोड़ देता है, जिससे वो आजाद हो गई। वो अब किसी के कंट्रोल में नहीं थी। मगर इससे लिनशा थोड़ी सी मायूस हो गई। वो एफिंग से पूछ रही थी कि आप मेरे मास्टर क्यों नहीं बनना चाहते, तो वो उसे समझाता है कि तुम छोटी बच्ची हो, ये तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, तुमने फिलहाल फ्री रहना बेहतर होगा, इसलिए तुम्हें मास्टर की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास इटर्नल फ्लेम है, अगर गलती से मैं तुम्हारा मास्टर बन गया तो उसी से तुम्हें पनिश किया करूंगा। लिनशा को उसकी बातों से हंसी आ रही थी। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, ना कि मास्टर। और यही बात लिनशा का पहला मास्टर भी बोला करता था। तब तक यूजिन वहाँ पर वापिस आ जाती है। वो कह रही थी कि तुमने वो बॉन्ड तोड़ना नहीं चाहिए था, अगर तुम उसके मास्टर बन जाती तो अच्छा होता, आगे चल के ये शायद तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगी। मगर एफिंग लिनशा से कहता है कि तुम इन चीजों की फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो कहती बड़े भाई मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आगे चल के मैं जरूर आपको प्रोटेक्ट करूंगी। जिसके बाद एक डिवाइन वेपन में तब्दील हो गई और उसी वक्त वहाँ पर फ्लैग से बना हुआ फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था। ऐसा फॉर्मेशन बस टियान ही बना सकता है। अब एफिंग को चारों ओर से फ्लैग्स ने घेर लिया था, साथ ही उस पर जबरदस्त प्रेशर डाला जाता है ताकि एफिंग वहाँ से भागने न पाए। एफिंग को फील हो रहा था कि वो उसी जगह पर फंस चुका है और तभी उसके हाथ में से डिवाइन वेपन भी छीन लिया जाता है। अब टियान हंसते हुए कह रहा था कि एफिंग पता नहीं तुम इतने इमोशनल क्यों हो, तुमने इस बंदी से बॉन्ड बना लेना चाहिए था, अगर ऐसा कर लेती तो सिर्फ तुम ही इसे कंट्रोल कर पाती, मगर तुमने उसे आजादी देने के चक्कर में गड़बड़ी कर दी। जेड स्पिरिट वाला बॉन्ड तुमने अपने हाथों से कट कर दिया, मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करता। तभी एफिंग उससे कहने लगता है कि जल्दी से उस आर्टिफैक्ट को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। लेकिन टियान ने तो उस पर कब्जा कर लिया था। वो कह रहा था कि इतना पावरफुल वेपन तुमने मुझे दे दिया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। यार तुमने तो मेरी काफी मेहनत बचा ली। अब मेरे पास ऐसा पावरफुल वेपन आ चुका है जो किसी की भी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मुझे ला के देगा। बेचारे एफिंग को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगर वो बॉन्ड बना लेता तो टियान लिनशा पर कभी कब्जा नहीं कर पाता। और अब तो एफिंग एक स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन में फंस गया, जिससे वो बाहर भी निकल नहीं सकता था। उसने खुद के हाथ से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।